आईपी की मीटिंग अभी भी चल रही है। कि बच्चे आए कहाँ से फिर 40? और किस चीज़ की मीटिंग है अभी कोमल? डाउट्स क्लियर। एक्चुअली जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो लाइक उसी को क्लैरिफाई किया जा रहा है। अच्छा, तो अभी टाइम और लगेगा। हाँ, लाइक लग जाएगा आई गेस। ठीक है, तुम लोग किस मीट में हो, इस मीट में या उस मीट में? हमारे जिनके डाउट्स क्लियर होते जा रहे हैं वो वहां से फिर यहाँ आ जा रहे हैं। अभी डाउट क्लियरिंग चल रहा है। अच्छा 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 अच्छा, एक काम करो कि ये वाली मैं स्टार्ट कर देता हूँ, मीट खत्म कर देता हूँ, तुम लोग रिकॉर्डिंग्स देख लेना जो लोग बचे हो। और क्या कहते हैं, इतना सफिशिएंट होगा, रिकॉर्डिंग्स देख लेना, हो जाएंगी चीज़ें। कि यार मुझे ना जल्दी खत्म करानी है ताकि तुम लोग आगे बढ़ पाओ और हैकाथॉन के लिए भी प्रिपेयर रहो, उसमें ज़्यादा इश्यूज ना है। ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, आज मैं बेसिकली तुमको बताऊंगा ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की कल की क्लास, मतलब आज की और नेक्स्ट क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मेक श्योर कर लेना कि ये लो, और इम्पोर्टेंट भी, जितने इंटरेस्टिंग उतने इंपॉर्टेंट। आज मैं बताऊंगा तुम्हें ट्रांजैक्शंस एंड यूटीएक्सओस क्या होते हैं, पहला टॉपिक। तो ट्रांजैक्शन ये बताओ कि कोई एक वॉलंटियर करो जल्दी से, कौन बताएगा? बताएगा नहीं मतलब, वॉलंटियर करो कोई एक, मैं उससे क्वेश्चन पूछता हूँ। कोई भी एक वॉलंटियर करो जल्दी से। आईपीसी, कोई नहीं, मैं उठाता हूँ, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। तबस्सुम, यस, हेलो। हाँ जी, आपने वॉलंटियर कर लिया, आप आईपीसी से हो? यस, थर्ड ईयर। थर्ड ईयर? थर्ड ईयर मतलब अभी थर्ड ईयर ज्वाइन किया है, थर्ड ईयर पास आउट? यस यस यस, ज्वाइन करा है, लाइक फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम दिया। नाइस। तो हाँ जी, तो क्वेश्चन ये है कि जनरलाइज ट्रांजेक्शन्स कैसे होते हैं, आप ये एक्सप्लेन करिए जल्दी से, जितना शॉर्ट और क्लैरिफाइड हो सके। जनरलाइज ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं, बैंक वाले ट्रांजेक्शन्स कैसे होते हैं? बैंक टू बैंक, लाइक ऐसे। नहीं, किसी के साथ भी, जैसे आपको मेरे साथ ट्रांजेक्शन करना है तो आप कैसे करोगे? पिन कोड देके, लाइक क्रेडिट कार्ड से जो करते हैं, या यूपीआई? दैट टाइप। हाँ, या यूपीआई एग्जैक्टली, वो भी एग्जैक्टली। ऑनलाइन। तो आप, आपको मुझे 100 रुपए देने हैं तो आप मुझे यूपीआई 100 रुपए यूपीआई भेज दोगे। जो 100 रुपए कटेंगे वो कहाँ से कटेंगे? बैंक अकाउंट से। बैंक अकाउंट से कटेंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में आपके सैलरी के पैसे आ रहे हैं, ओके। और आपके पेरेंट्स के थ्रू आपको पॉकेट मनी मिल रही है, वहां से पैसे आ रहे हैं। आप कोई साइड बिजनेस करते हैं, वहां से पैसे आ रहे हैं। 3-4 सोर्सेस है जहां से आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। नाइस। ओके। अब आपके वॉलेट में, वॉलेट इन द सेंस कि आपके बैंक अकाउंट में वो सारे पैसे ऐसे इंकलकेट हो जाते हैं एक तरीके से। हम्म। तो यस। बेसिकली अगर जो 100 रुपए आपके पेरेंट्स भेज रहे हैं, 100 रुपए आपकी सैलरी है और 100 रुपए आपका साइड बिजनेस जनरेट कर रहा है, तो 300 रुपए आपके अकाउंट में आए। अब आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि इन 300 में से 100 रुपए, कौन से 100 रुपए पापा वाले हैं, कौन से 100 रुपए सैलरी वाले हैं, कौन से 100 रुपए आपके ये साइड बिजनेस वाले हैं। आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, वो इनकलकेट हो चुके हैं। ना बैंक डिस्टिंग्विश कर सकता जनरली, राइट। कोई तरीका नहीं है इस चीज को डिस्टिंग्विश करने का। यही प्रॉब्लम होती है ओके। सेंट्रलाइज सिस्टम्स के साथ, कि सेंट्रलाइज सिस्टम ऐसा होता है कि आके इंकलकेट हो जाते हैं, क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम ऐसा होता है जब चाहे जितने पैसे छाप दे, ऐसा सीन होता है। बिटकॉइन में ऐसा मतलब बिटकॉइन इन द सेंस कि ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसीज में ऐसा नहीं होता। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वही चीज़ कि कैसे होती है। अम, हम्म, तो आप ये देखेंगे यहाँ पे कि हर्ष ने मुझे ट्रांजैक्शन किए 0.2 BTC का, एंड देन अनुभव ने मुझे ट्रांजैक्शन किए 0.1 BTC का। ये सारे ट्रांजैक्शन है जो मेरे अकाउंट में हुए। अब ये मेरा वॉलेट है, कोई जल्दी से सम करके बताओ कि मेरे इसमें एग्जैक्ट अमाउंट कितना हुआ होगा अभी तक?
जल्दी से कोई। 1.4 BTC। 1.4 BTC, नाइस। एंड 1.4 BTC मेरे इसमें हुआ, बट जो मेरा एक्चुअली मेरे वॉलेट या मेरे बैंक अकाउंट, जो आपको कहते हैं बैंक अकाउंट को वॉलेट कहते हैं इसमें, तो जो मेरे वॉलेट में जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री होगी ना, या जो ट्रांजेक्शन होगी ना, वो ऐसा हिस्ट्री नहीं सेव होगा, वो इसके जैसा सेव होगा, जैसे इसमें लिखा है ना एज इट इज ऐसे सेव होगा। जब मैं अपने वॉलेट में एक्चुअली देखने जाऊंगा ना, तो वो वॉलेट में ये दिखाएगा 0.2 BTC तुम्हारे पास है, अनुभव के 0.1 BTC तुम्हारे पास है, श्याम कितने हैं, राजीव कितने हैं, और एंड इन ऑल तुम्हारे पास 1.4 BTC है। तो मुझे डिस्टिंग्विश करके दिखाएगा। अभी इसका मैं सिग्निफिकेंस समझाता हूँ क्यों, मतलब इसका प्रॉब्लमेटिक क्या होता है या क्यों ऐसा किया जाता है, और इससे क्या प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है भी दिखाऊंगा, मतलब इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। ठीक है, लेट्स से कि मुझे कोल्ड ड्रिंक खरीदनी है 0.3 BTC की, और 1.4 BTC मेरे पास है। अब ये बताओ कि मैं ट्रांजेक्शन कैसे करूंगा, इसके लिए मैं किसी को खुद ही पूछता हूँ। स्मिता, भाविका, भाविका, भाविका आई गेस नॉट अवेलेबल। देन प्रबल, प्रबल, दोनों अवेलेबल नहीं है। कोई नहीं, प्रखर अवेलेबल है, प्रखर। तुम लोग बोल नहीं रहे हो या हो ही नहीं मेड में? कहाँ गए सारे? कोई एक अपने आप वॉलंटियर कर दो जल्दी से। प्रियांशु तिवारी, प्रकृति श्री। प्रियांशु तुम ओपन कर, तुम वॉलंटियर कर दो अभी के लिए। प्रकृति ने ऑलरेडी कई ओके बार सर। किया है। हाँ, अब प्रियांशु एक बात बताओ कि मुझे 0.3 BTC की कोल्ड ड्रिंक खरीदनी है, तो मैं कैसे खरीदूंगा? मेरे अकाउंट में देखो, मेरा अकाउंट बैलेंस ऐसा है, ऐसा दिख रहा होगा मेरे अकाउंट में, और मुझे 0.3 BTC का कोल्ड ड्रिंक खरीदना है, तो मैं कैसे खरीदूंगा? सर किसी भी मतलब पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, किसी एक का ट्रांजैक्शन यूज कर सकते हैं, या तो 0.5 BTC कर लें, या फिर हर्ष और अनुभव दोनों का मिक्स करके पे करने के लिए। वेरी नाइस। तो हम इसमें एक्चुअली ऐसा ही यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम हर्ष और अनुभव का ट्रांजेक्शन यूज़ कर ले, या तो हम श्याम का ट्रांजेक्शन ही यूज़ कर ले, श्याम का, क्योंकि श्याम जो है नियरेस्ट है, तो 0.3 BTC के नियरेस्ट है। ठीक है, तो यस ये सर। डिपेंड करता है वॉलेट टू वॉलेट कि हम कैसा क्या फॉर्म यूज करेंगे, मतलब कि वॉलेट में देखो, मैं जब हम लोग सारी चीजें खत्म करेंगे ना, तो मैं तुम लोग से एक प्रोजेक्ट बनवाऊंगा, जिसमें तुमसे एक वॉलेट बनवाऊंगा, एक्चुअल वॉलेट बनवाऊंगा, जो कि लाइव रन करेगा तुम्हारे इंटर्नशिप के प्रोजेक्ट के लिए। तो उसमें तुम ये चीज सीखोगे कि तुम्हारे ऊपर डिपेंड करते हैं कि ऐसी सिचुएशंस में तुम किसके ट्रांजेक्शन यूज करना चाहते हो, तुम कौन सा रूल लगाना चाहते हो। तुम चाहो तो तुम ये रूल लगा सकते हो कि जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो हर्ष और अनुभव का ट्रांजेक्शन ऐड कर लेना, या तुम चाहो तो ये रूल लगा सकते हो कि जो कि नियरेस्ट बड़ा नंबर होगा, नियरेस्ट बड़ा नंबर, जैसे 0.3 के नियरेस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, श्याम का है, उसका यूज कर लें। तो इसमें एक्चुअली हम इस तरीके से यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे हम श्याम का ट्रांजेक्शन यूज किया हमने, और श्याम के ट्रांजेक्शन में यहाँ पे दिखेगा कि 0.3 BTC कोल्ड ड्रिंक शॉप को चली गई। श्याम के ट्रांजेक्शन से 0.3 BTC कोल्ड ड्रिंक शॉप को मैंने दे दी, तो कोल्ड ड्रिंक शॉप के वॉलेट में दिखाएगा कि फ्रॉम, ये चीज ध्यान से सुनना, जो मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ से ध्यान सुनना। कोल्ड ड्रिंक शॉप के वॉलेट में क्या दिखाएगा? फ्रॉम श्रेयस टू मी, श्रेयस टू मी 0.3 BTC कोल्ड ड्रिंक शॉप के वॉलेट में। वही मेरे वॉलेट में क्या दिखाएगा? मी टू कोल्ड ड्रिंक शॉप 0.3 BTC। ये ट्रांजेक्शन इस तरीके से एक्चुअली में नोट होते हैं। और इसमें क्या दिखाया कि मी टू मी, मतलब कि ये 0.2 है, ये मी टू मी ट्रांजेक्शन हो गया, कि लौट आया वापस तुम्हारे वॉलेट में, वापस आ जाएगा। इसमें लिख के आएगा मी टू मी, इट्स लाइक दिस।
कहाँ से कर रहा हूँ? श्रेयस ये श्याम वाला टोटल में हाँ हाँ लगा ये जो हाँ इसका जी। टोटल था 1.4 BTC टोटल हुआ था, हम्म, उस टोटल में से नहीं लेगा? वो टोटल में से कभी नहीं लेगा। हमारे सेंट्रलाइज सिस्टम टोटल में से लेते हैं, बट ये टोटल में से नहीं लेगा। इसका रीजन ये है कि ब्लॉकचेन में जो चीज एक बार लिख जाए वो इम्यूटेबल होता है। मैं आगे चलकर तुमको समझाऊंगा, तो वो चीजें कभी हट नहीं सकती। तो मैं इसको इसी कोर्स में आगे मैं तुमको मतलब इसी आज के लेक्चर में तुमको आगे समझाऊंगा क्यों ऐसा होता है। तो वो टोटल में से नहीं लेगा, वो पर्टिकुलर बंदे का ट्रांजेक्शन यूज करेगा। इसीलिए ऐसा कहते हैं कि डिजिटल करेंसी ना कोई बना नहीं सकता। नहीं तो तुम ये बताओ, अगर जो टोटल में से नहीं लगे, तो डिजिटल करेंसी कोई बना के टोटल कितना बढ़ा ले, बना के नेसेस की कोई सेंट्रल अथॉरिटी या ब्लॉकचेन का बिटकॉइन का मालिक, इथेरियम का मालिक जो भी है, वो कितने भी बना के छाप के वो कर ले या अपनी करेंसीज अमीर हो जाए, अगर जो टोटल में से लेने लगे। लेकिन सिंस वो उतने पर्टिकुलर अमाउंट में से लेगा पैसे, तो ये चीजें रिस्ट्रिक्टेड होती हैं और डिपेंड करती हैं मतलब इकोनॉमिक्स पे कि कितना जनरेट होगा, कितने माइन होंगे एक्चुअल में। ये प्रोसेस तुमको धीरे धीरे आगे समझ में आ जाएगी जैसे कोर्सेज लेते जाओगे। तो देखो, और यूटीएक्सओस क्या होते हैं मैं बताता हूँ। यूटीएक्सओ जैसे देख के लगा कितना भारी टर्म है। यूटीएक्सओ के फुल फॉर्म होते हैं अनस्पेंड ट्रांजैक्शन आउटपुट्स। अनस्पेंड ट्रांजैक्शन आउटपुट्स मतलब कि जब तूने 0.5 बीटीसी से कहाँ गया, जब तूने आई एम सो सॉरी गाइस, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था। हाँ जी, तो यूटीएक्सएस होते हैं अनस्पेंड ट्रांजैक्शन आउटपुट्स। इसका मतलब ये होता है कि जब तुम 0.5 बीटीसी की ट्रांजैक्शन यूज कर रहे हो, तो जो पैसा बचेगा कुछ ना कुछ बचेगा 0.3 में से, उसको हम कहेंगे यूटीएक्सओस, मतलब कि अनस्पेंड ट्रांजैक्शन आउटपुट। और वो इस फॉर्म में हमें हमारे वॉलेट में शो होगा। मैं तुम्हें वॉलेट में शो करना इसलिए भी सिखा रहा हूँ क्योंकि तुमको आगे चल के वॉलेट बनाना है। और दूसरा रीजन ये है कि जब तुम अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय करोगे तो तुम वॉलेट का यूज कर रहे होगे, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वॉलेट किस तरीके से चलता है। क्योंकि जब एक नॉर्मल सा इंसान वॉलेट चलाने जाता है, चीजें करने जाता है, वो देखता है तो पागल हो जाएगा देख के कि ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, लिख क्या रहा है और ये क्या दिखा रहा है, मेरे पैसे कैसे कट रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। जब तुम कोर में जाओगे ना, तो तुम चीजें ना सीख नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। इसलिए मैं अभी समझा दे रहा हूँ, तो इसलिए अच्छे समझे ना होते क्या है चीजें। अब जब मैंने तुमको रीजन बता दिया कि मैं तुम्हें क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो तुम्हें अभी भी समझ में आ गया होगा कि इसका रोल कितना है तुम्हारे उसमें डोमेन में, है ना। इसका रोल बस इतना है कि तुम्हें चीजें समझ में आ जब तुम करो। ऐसा नहीं है कि तुम बिना इसके
इंटर्नशिप नहीं ले सकते, या बिना इसके तुम डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते, या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। बना सकते हो, बट ये सारी चीज़ें जो अभी बता रहा हूँ मैं, बिना इसके अगर जो तुम बनाओगे ना तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा, बहुत माथापच्ची होगी, और एट द एंड तुम्हें सीखना ही पड़ेगा ये, चाहे एक बार में सीख लो, चाहे थोड़ा थोड़ा करके सीखो साथ साथ। तो ये रीज़न होता है। तो ये हो गया अनस्पेंट ट्रांजैक्शन आउटपुट्स, और ये मी टू मी दिखाएगा। क्यों मी टू मी दिखाएगा? क्योंकि वो कॉफी शॉप से बच गए थे, तो ये दिखाएगा कि मैंने अपने आप को ही 0.2 BTC का ट्रांजैक्शन किया है, और ये तुम्हारे वॉलेट में जाके सेव हो जाएगा। लाइक यहाँ श्याम वाला हट जाएगा, तुम्हारे वॉलेट में ये सेव हो जाएगा। नाइस। अब ये बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? प्रकृति बताओ। भैया अगर ये 0.3 BTC हमको खर्च करना है किसी दूसरे मीडियम से जिसमें ऑलरेडी 0.3 BTC से कम है, जैसे कि यहाँ पे हर्ष में 0.2 BTC है और अनुभव में 0.1, तो इन दोनों का साथ में मिला के हम कोल्ड ड्रिंक के लिए पे कर सकते हैं। एग्जैक्टली कर सकते हैं हम प्ले। सी प्रकृति, अगर जो मैं तुमको थोड़ा और डीप जाऊँ ना तो मैं तुमको समझाता हूँ। मैंने कहा कि तुम लोग खुद से वॉलेट बनाओगे। जब तुम खुद से वॉलेट बनाओगे तो ये सारे रूल्स तुम खुद सेट कर सकते हो कि मुझे किस तरीके से पैसे खर्च करवाने हैं। जो रूल मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ वो स्टैंडर्ड वॉलेट के रूल्स है। स्टैंडर्ड वॉलेट के रूल्स मतलब कि जो बिटकॉइन जो वॉलेट यूज करता है उसके रूल्स, हर एक ब्लॉकचेन नेटवर्क अपने वॉलेट यूज करती है खुद के। तो बिटकॉइन जो यूज करता है उसके, जो टेजोस यूज करता है उसके, जो इथेरियम यूज करता है उसके। बट हाँ, तुम सही हो, वो हो जाएंगे। अगला एग्जांपल इसी पर है कि फॉर एग्जांपल मुझे 1.4 BTC का एक पिज्जा खरीदना है, काफी महंगा पिज्जा, 1.3 BTC का एक पिज्जा खरीदना है। एंड नाउ ये पिज्जा अब 1.3 BTC से बड़ा तो हमारे पास है नहीं, तो ये दो ट्रांजेक्शन को प्लस करेगा। एंड ये दो ट्रांजेक्शन्स को प्लस करेगा, किसी भी दो ट्रांजेक्शन को जिसमें 1.3 BTC आए, जैसे कि 511 हुआ। श्याम, राजीव और हर्ष का ट्रांजेक्शन यूज कर लेगा ये। सी, श्याम, राजीव और हर्ष का ट्रांजेक्शन यूज किया इसने, 1.3 BTC आया, एंड एज इट इज ये 1.3 BTC पिज्जा शॉप को चला गया, और एज इट इज 1.3 BTC पिज्जा शॉप को चला गया, और तुम्हारा आंसर आ गया। सारा बोला एक और चीज एक्सप्लेन करनी थी मुझको इस एग्जांपल से। हाँ जी, 0.5 BTC, 0.6, 0.2 तो पिज्जा शॉप। एक और चीज मैं तुमको समझाता हूँ। ये जो हर्ष की ट्रांजैक्शन है सबको दिख रहा है, श्याम और राजीव की, ये सारी ट्रांजैक्शन मेरे लिए UTX होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि मेरे वॉलेट में अभी तक ये अनस्पेंड है, तो ये सारी जो भी अकाउंट बैलेंस होता है वो UTX कहलाएगा। गॉट इट? तो जो ये 1.3 BTC है ये पिज्जा शॉप के लिए UTX होगा, मतलब मैंने तो इसको दे दिया, पर पिज्जा शॉप के लिए क्या होगा? UTX होगा, अनस्पेंड ट्रांजैक्शन आउटपुट। ये एक बात हो गई। और मेरे पास इकलौता ये अनुभव ट्रांजेक्शन बचा, मतलब 0.1 BTC मेरे पास बचा। यहाँ तक किसी कोई डाउट पूछ लो एक बार। किसी कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। श्रेयस, मैंने कल वाली क्लास अटेंड नहीं करी थी, तो कल हमने सारे इसका बेसिक पढ़ा था। कल हमने दूसरे टॉपिक्स का बेसिक्स पढ़ा था। लाइक ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो तुमको अभी इसमें प्रॉब्लम करेगा। अगर जो कुछ करेगा तो मैं खुद ही समझा दूंगा। कल जो पढ़ा था, जैसे अभी मैंने तुमको ट्रांजेक्शन समझाया, वैसे मैंने तुमको हैशिंग समझाई थी, वैसे मैंने तुमको पब्लिक की प्राइवेट की समझाई थी, वैसे मैंने तुमको डिजिटल सिग्नेचर समझाए थे। और डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर अगर जो वीडियोस देखने हैं तो मैं तुम्हें यूट्यूब से कुछ रिफर कर दूंगा। मैंने अच्छे से नहीं समझा पाया था मैं एंड में, क्योंकि मुझे ना साइट नहीं मिल पाई थी अच्छे से। तो मैं तुम्हें यूट्यूब मैंने बना के डाले हैं यूट्यूब में एक आध, तो उसके तुम देख सकते हो, और अदरवाइज तुम बाकी सोर्सेज भी देख सकते हो। मैं तुमको दोनों रिकमेंड कर दूंगा, तो तुम वो देख सकते हो। अच्छे से नहीं समझा पाया था लास्ट टाइम मैंने क्लासेस में, क्योंकि मुझे वेबसाइट नहीं मिल पाई थी दोबारा से वो वाली। तो डिजिटल सिग्नेचर बस का एक शॉर्ट है, वो देख लेना। बाकी सारी चीज़ें मैंने अच्छे समझा दी थी, तो बाकी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है।
ओके, थैंक यू। सफिशिएंट। लिंक यू से वेलकम। हाँ जी, ग्रुप लिंक सेंड मैं कर। सारी लिंक शेयर कर दूंगा मैं ग्रुप में लास्ट में इसके बाद। थैंक यू। अभी बताओ किसको डाउट है इसके पहले तक, अभी तक जल्दी बताओ, जल्दी 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी बता दो फिर। सबको क्लियर है? ओके देन आगे बढ़ते हैं क्रिप्टो वॉलेट्स में। क्रिप्टो वॉलेट्स क्या होते हैं? मैंने भी तुमको समझाया कि जो तुम्हारा बैंक अकाउंट होता है वही बेसिकली वॉलेट होता है। यहाँ पे कि तुमने पैसे ला के रख लिए, वो हो गए तुम्हारे वॉलेट्स, बैंक अकाउंट तुम्हारा। अब देखो क्रिप्टो वॉलेट्स में जो डेटा स्टोर होता है, जो ट्रांजेक्शन स्टोर होते हैं, वो ब्लॉक्स में स्टोर होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने तुमको सिखाया था ना ब्लॉकचेन क्या होती है, बताया था एग्जांपल देके। तो इसी तरीके से ब्लॉकचेन होगी। उसमें एक ब्लॉक में मान लो तुम्हारे इतने ट्रांजेक्शन स्टोर्ड है डेटा की जगह, यहाँ पे दूसरे ब्लॉक में तुम्हारे ये ट्रांजेक्शन स्टोर्ड है, मैंने तीसरे ब्लॉक में यूज किया तो ये पिज्जा वाले ट्रांजेक्शन स्टोर्ड है। नहीं, जैसे 4 ब्लॉक में तुम्हारे ट्रांजेक्शन स्टोर्ड है। इस तरीके से तुम्हारे वॉलेट में ट्रांजेक्शन स्टोर होते रहते हैं, ब्लॉक ऐड होती रहती है ब्लॉक्स। ये बात हो गई। नाउ हाँ जी, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, वो ये है कि ये कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे वॉलेट में इक्वल कितने पैसे हैं, मतलब टोटल कितने पैसे बचे अब इतनी ट्रांजेक्शन करने के बाद। सर किसी स्टेटमेंट से, जैसे कि बैंक देती है, यूपीआई देती है। मैं समझाता हूँ उसका ऐसा सीन है। देखो पहले हर्ष, अनुभव, इन 4 लोगों ने मुझे ट्रांजेक्शन ऐसे ऐसे इतने ट्रांजेक्शन किए, मैंने उसकी कोल्ड ड्रिंक और ये खरीदी जो भी खरीदी और ये चीज़ें हुई, ठीक है। तो मैंने शाम का ट्रांजेक्शन यूज़ कर लिया और ये सारे ट्रांजेक्शन यूज़ किए। इसके बाद मेरे पास हर्ष और अनुभव, इन सब ने मुझे दोबारा से पैसे भेजे, दोबारा से भेजे। ये ब्लॉक 3 ये इंडिकेट करता है कि ये पैसे मुझे भेजे हैं इन्होंने, तो पैसे दोबारा से भेजे, मतलब मेरे पास इतने पैसे दोबारा है, जिसमें से मैंने 1.3 यूज़ कर लिया। यहाँ पे मैंने बस इतना यूज़ किया था, क्या कहते हैं 0.5 वाला यूज़ किया था, यहाँ मैंने इतना यूज़ कर लिया। जो वॉलेट करता है वो क्या करता है, वो ये देखता है कि टू मी कौन से ट्रांजेक्शन है। टू मी मतलब समझ गए, जैसे हर्ष टू मी, अनुभव टू मी टू मी एंड अगेन श्याम टू मी, राजीव टू मी। तो टू मी वाले जो ट्रांजेक्शन है और जो कि अनयूज्ड है अभी तक, अनस्पेंड ट्रांजेक्शन आउटपुट। मैंने तुमको यूटीएक्सओस का कॉन्सेप्ट इसीलिए बताया है कि वो सारे यूटीएक्सओस को उठाकर देखेगा। यूटीएक्सओ मतलब क्या होते हैं, सारे ट्रांजेक्शन जो कि टू मी हो, मुझे हुए हो, वो अनस्पेंड ट्रांजेक्शन आउटपुट होते हैं। क्योंकि जो ट्रांजेक्शन मेरे पे आके खत्म हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मेरे पास ही है अभी तक। गॉट इट? तो जितने भी यूटीएक्सोस हैं, अब यूटीएक्सो कौन से बचे हैं यहाँ पे, एक बार ये अनुभव टू मी का बचा है यूटीएक्सो, बाकी ये तो खर्च हो गया। इस वाले में कौन सा बचा यूटीएक्सो, ये मी टू मी वाला बचा है और ये हर्ष, अनुभव और राजीव वाले बचे हैं। नाइस। इन सबको वो ऐड करेगा, अभी तक बच्चे आ रहे हैं, इन सबको वो ऐड करेगा और वो क्या करेगा कि नेट बैलेंस तुमको दिखा देगा। तो यूटीएक्सो जो मैंने तुमको पढ़ाया है वो हवा में बस एक टर्म बताने के लिए नहीं पढ़ाया था, वो इसलिए पढ़ाया था कि वॉलेट में एक्चुअली यूज होता है यूटीएक्सोस का, क्योंकि वो यूटीएक्सोस को वो प्लस करके बताता है तुम्हारे वॉलेट में कितने पैसे हैं। तो ये हो गया तुम्हारा ये वॉलेट्स का कॉन्सेप्ट। अब 3 तरीके के वॉलेट होते हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पेपर। सॉफ्टवेयर वॉलेट क्या होता है? सॉफ्टवेयर वॉलेट वो होता है कि मान लो कोई बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे कि आज की डेट पे यूज होता है बाइनेंस। बाइनेंस क्या करती है कि ऑनलाइन सर्वर बनाती है, उस सर्वर में तुम्हारी पब्लिक की प्राइवेट की सेव करती है। बेसिकली वॉलेट्स में क्या होता है, इन वॉलेट्स में क्या होता है, तुम्हारी पब्लिक की एंड प्राइवेट की सेव होगी। पब्लिक की प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट कल बताया था मैंने वंशिका। तो उस वो बेसिकली तुम्हारा पब्लिक की क्या होती है, तुम्हारा वॉलेट का एड्रेस होता है, जस्ट लाइक योर ईमेल एड्रेस। जो तुम्हारा ईमेल एड्रेस होता है ना, वही तुम्हारी पब्लिक की होती है। बट वो ईमेल एड्रेस के फॉर्म में नहीं होती, उसका अलग सिग्निफिकेंस है कि ईमेल एड्रेस के फॉर्म में क्यों नहीं होती, बहुत पेचीदा होती है। इट्स लाइक कि जैसे तुम हैश जो कोड देखोगे वैसे होती है। और प्राइवेट की तुम्हारा पासवर्ड होता है, वो भी पेचीदा होता है, SHA-256 एल्गोरिथम से बना होता है वो भी, तो 64 बिट्स का वो भी होता है, हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स का। और वो प्राइवेट की किसी को भी शेयर नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी पब्लिक की और प्राइवेट की अगर जो एक्सपोज हो गई, तुम्हारा खेल वहीं खत्म है, फिर सारी की सारी सिक्योरिटी, इम्यूटेबिलिटी सब धरी की धरी रह जाएगी वहीं पे। तो तुम कभी भी अपने पासवर्ड और पब्लिक की को वो नहीं कर सकते, खोने का वो सिस्टम नहीं बना सकते किसी भी तरीके से। खो गए मतलब खत्म काम। तो इसके लिए तुम्हें उसको अच्छी जगह पर स्टोर करना पड़ेगा, जैसे कि वॉलेट्स में।
तो वॉलेट होते हैं 3 तरीके के, सॉफ्टवेयर वॉलेट। अब सॉफ्टवेयर वॉलेट क्या होता है, ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बाइनेंस वगैरह, कि ये कहते हैं कि एक काम करिए, आप अपनी पब्लिक की प्राइवेट की मेरे पास ला के रखिए, स्टोर करिए, और मैं ध्यान रखूंगा कि क्या कितने पैसे जा रहे हैं, मैं आपको सारा पैसा सम करके बताता रहूंगा, आप पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं अपनी। जस्ट लाइक पेटीएम वॉलेट, ये भी ऐसे ही प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन सर्वर पे। पर इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि सिंस ये ऑनलाइन है, ये कितनी भी सिक्योरिटी लगा ले, हैक हो सकते हैं। अगर जो ये हैक हो सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि तुम्हारी पब्लिक की प्राइवेट की कहीं ना कहीं सेफ नहीं है उतनी जितनी होनी चाहिए, क्योंकि ये ऑनलाइन वर्क करते हैं। तो पब्लिक की प्राइवेट की का प्रॉब्लम यहाँ पर भी आता है। फिर तुमने सुना होगा कुछ लोग अपनी पेन ड्राइव में बिटकॉइन लेके घूमते हैं। ये चीज किसी ने सुनी है क्या, कि लोग पेन ड्राइव में वो लेके घूमते हैं, बिटकॉइन लेके घूमते हैं, कि मेरे पेन ड्राइव में 50 बिटकॉइन ऐसे करके। अच्छा एक बात Yes. बताओ, ये बिग बैंग थ्योरी किसने देखी है यहाँ पे? प्रियांशु ने देखा, और किसने देखी है? कोमल कौन वर्मा। सी थे? बिग बैंग थ्योरी एक वेब सीरीज, टीवी सीरीज है सिटकॉम की, किसने देखी है? काफी लोगों ने देखी है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी में एक स्लैंग था, उसने बोला था कि मैंने 6 साल पहले बिटकॉइन माइन किए थे और एक पेन ड्राइव में डाला था। तो वो पेन ड्राइव में कैसे डाला था बिटकॉइन? वो पेन ड्राइव में हार्डवेयर वॉलेट के थ्रू डाला था। अपना एक वॉलेट क्रिएट होता है। हार्डवेयर वॉलेट क्या होते हैं? बेसिकली एक पेन ड्राइव की तरह आते हैं। पेन ड्राइव महंगी पेन ड्राइव होती है, बिकती है, वो तुम्हारे लैपटॉप में लगेगी। वो पूरा वॉलेट का इकोसिस्टम बनाकर रखता है अपने अंदर, ऑफलाइन तरीके से तुम्हारे सिस्टम पे। अब देखो, तुम्हारे सिस्टम पे जब तक वो कनेक्टेड है, तब तक तो वल्नरेबल है कि तुम्हारा सिस्टम कोई हैक करके उसमें जा सकता है, ये सारी चीजें होती है। बट वो बहुत ज्यादा सिक्योर होता है। लाइक कि तुम्हारा सिस्टम किसी ने हैक कर लिया, उसके बाद उसको हैक करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर पेन ड्राइव को भी अंदर जाने के लिए, तुम्हारे वॉलेट तक जाने के लिए। ये पेन ड्राइव तुम्हारी या हार्डवेयर वॉलेट तब तक ही एक्सेसिबल होते हैं जब तक तुम्हारे सिस्टम में लगे हैं। तुमने जिस मोमेंट पे इसको अपने सिस्टम से हटाया, ये ऑफलाइन हो जाएंगे, और इसको तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो, हैक नहीं कर सकते। हैक क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मतलब बेसिकली रिमोटली हैक नहीं कर सकते। अब कोई पा ही जाए, लगा ही लेगा, अलग बात है। पर प्लस इनमें बहुत सारी सिक्योरिटी होती है। तो हार्डवेयर वॉलेट क्या होते हैं? पेन ड्राइव लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उनको तुम पुट करते हो उसमें, तुम्हारी पब्लिक की प्राइवेट की, तुम्हारे बिटकॉइंस, तुम्हारे पास कितने बिटकॉइन है, क्या कैसे, इन सबकी इन्फॉर्मेशन, दुनिया भर की सारी चीजें होती हैं। ये हो गए तुम्हारे हार्डवेयर वॉलेट्स। फिर ये होता है पेपर वॉलेट। अच्छा, हार्डवेयर वॉलेट भी कहीं ना कहीं 0.1% चांसेस होते हैं हैक होने के, कि बहुत प्रिसाइजली किसी ने अटैक किया तुम पे तो कर सकता है। पेपर वॉलेट सबसे सरल होते हैं। पेपर वॉलेट में बस तुम अपनी पब्लिक की प्राइवेट की लिखते हो और उसको मोड़ के रख लेते हो अपने पास, ताकि तुम्हें भूले ना। तुम कहीं भी जाओ, अपनी पब्लिक की प्राइवेट की से लॉग इन करो, ट्रांजेक्शन करो, लॉग आउट कर दो, बात खत्म। इतने सिंपल हो गए पेपर वॉलेट्स। तो क्रिप्टो वॉलेट समझ में आ गए होंगे। क्रिप्टो वॉलेट के आगे होते हैं कस्टोडियल, नॉन कस्टोडियल वॉलेट का एक फॉर्म होता है। जैसे कि कस्टोडियल पेपर वॉलेट्स होते हैं। हाँ पेपर जी। वॉलेट करना। पेपर पेपर वॉलेट। वॉलेट कुछ नहीं है। पेपर एक पेपर है, उस पेपर में तुमने अपने पब्लिक की प्राइवेट की लिखी, बस वो पेपर वॉलेट कहला गया। इसका कोई यूज नहीं होता वो इसका यूज बस उसमें इतना है, तुम अपनी और पब्लिक की प्राइवेट की बोलो ना। ठीक है श्रेयस। तो इसमें इसका यूज इतना ही होता है कि तुम बोलो ना, क्योंकि देखो पब्लिक की प्राइवेट की इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, तुम याद तो नहीं कर सकते। वो 64 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स होते हैं उसमें। हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स तुमको मैं बता देता हूँ क्या होते हैं। 0 से 9 तक के वो होते हैं, 0 से 9 तक होते हैं। देन ABCDEF, तो हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स होते हैं 64। उनका कॉम्बिनेशन होता है, तुम याद नहीं कर सकते उनको, तो तुमको सेव रखना पड़ता है कहीं ना कहीं। कस्टोडियल वॉलेट वो होते हैं इन विच प्राइवेट कीज आर हेल्ड बाय थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मतलब कि कोई थर्ड पार्टी तुम्हारी प्राइवेट की रख रही है, उसको कहते हैं हम कस्टोडियल वॉलेट्स। जैसे कि हमारे सॉफ्टवेयर वॉलेट में रख रही थी थर्ड पार्टी, याद है? हम बाइनेंस को पैसे दे रहे थे, अपने एक्सेस दे रहे थे। तो ये हो गए कस्टोडियल वॉलेट। नॉन कस्टोडियल वॉलेट होती है जिसमें थर्ड पार्टी नहीं, तुम खुद से करते हो। जैसे कि तुम्हारा हार्डवेयर हो गया, जिसमें तुम्हारा फुल कंट्रोल होता है। तुम्हारा हार्डवेयर हो गया, तुम्हारा पेपर वॉलेट हो गया, ये नॉन कस्टोडियल में आ गया। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी ये पढ़ के रखो कि कस्टोडियल वो होता है जो कि किसी थर्ड पार्टी का इंक्लूजन हो, जहाँ पे जैसे कि बाइनेंस का इंक्लूजन हो। जैसे सॉफ्टवेयर वॉलेट्स में थर्ड पार्टी होते हैं, कस्टोडियल कहलाते हैं सॉफ्टवेयर वॉलेट। और नॉन कस्टोडियल वो कहलाते हैं जो कि जिनका फुल कंट्रोल तुम्हारे पास हो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? इंटरनेट कस्टोडियल वॉलेट अनसेफ नहीं हो जाएगा? कंपैरेटिवली अनसेफ होते हैं।
आई वुड एग्री विद दिस कि अनसेफ होते हैं कस्टोडियल वॉलेट कंपेयर टू नॉन कस्टोडियल वॉलेट, लेकिन सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। लाइक तुम अपने बैंक अकाउंट में भरोसा करते हो ना, आखिरकार तुम पेटीएम पे या पेटीएम छोड़ो, अपने बैंक पे भरोसा करते हो ना, हाँ राइट और रॉन्ग? ये उससे तो लाख गुना बहुत सेफ होते हैं, बट कहीं ना कहीं चांसेस है कि हैक हो सकते हैं। हाँ, ये चांसेस हैं कि हैक हो सकते हैं, बट तुम्हारे बैंकिंग सिस्टम से लाख गुना सेफ होते हैं, लाख गुना। तो यहाँ तक किसी कोई डाउट है? अच्छा, एक और इम्प्लीकेशन तुमको बताना भूल गया, बहुत इंटरेस्टिंग है। तुम लोगों को ये एग्जांपल मैं हर क्लास में देता हूँ हमेशा इस सेशन में। ये जो एक अलग अलग ट्रांजेक्शन होते हैं ना, इसका एक यूज केस बताता हूँ तुमको मैं। तुम लोग ये बताओ कि कितने लोग ऐसे हैं, ये छोड़ो, तुम लोगों ने एनजीओ के ऐड देखे होंगे फिर यूट्यूब वगैरह में एनजीओ के ऐड आते होंगे कि गाय समथिंग, समटाइम्स गाय वगैरह के रहता है, और समटाइम्स पुअर चिल्ड्रन के होते हैं, हेल्थ के लिए होते हैं, और लोग अपना पैसा डोनेट करना चाहते हैं पर वो डोनेट नहीं कर पाते, क्यों? एनीवन? सर रिस्क जल्दी, रहता है रिस्क क्या रहता है सर, हैक होने। इसमें? सर क्या हैक होने ट्रस्ट का? नहीं रहता, ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता किसी भी कंपनी के साथ इतनी इजी। ये एग्जैक्ट श्योरिटी नहीं मिल पाती है कि हम जो जिनके लिए दे रहे हैं क्या उन नीडी पीपल तक पहुंच पाएगा वो पैसा कि नहीं। एग्जैक्टली एक यही मैं स्कैम्स का कहना डर चाह रहा हूँ। रहता है। एक बहुत बड़ा वो रहता है कि ये देगा कि नहीं देगा, सस्पिशन रहता है इंसान को। और हम लोग इसीलिए कभी डोनेट नहीं करते। ऐसा नहीं कि हम डोनेट कर नहीं सकते, बट हम इसलिए नहीं करते कि क्या नीडी पीपल को वाकई में जाएगा वो पैसा, क्या गारंटी एनजीओ देगा कि नहीं देगा। अब लेट्स से कि एनजीओ पब्लिक ब्लॉकचेन पे ऑपरेट कर रहा है, ठीक है? तो जब तुमने अपने पैसे दिए, तुमने अपने पैसे जब एनजीओ को दिए, तो ये देखो बिटकॉइन ब्लॉकचेन में किस तरीके से ट्रांजेक्शन होती है कि तुम्हारा पैसा किसको गया ये तुमको पता होगा। ये लाइक समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे? कि वो पैसा सारा जाके समाप्त नहीं हो जाएगा एक जगह पे। एनजीओ जब यूज करेगा तो वो तुम्हारे वाले 0.2 बीटीसी यूज कर सकता है, करेगा, अनाज खरीदने में, खाना खरीदने में, या किसी चीज में, राइट? तुम ट्रैक कर सकते हो पब्लिक ब्लॉकचेन। लाइक मैं ये नहीं कह रहा हूँ एनजीओ चाहे तो उन सारी चीज को प्राइवेट कर सकता है कि मैं सारी चीजें प्राइवेट रखूंगा, मैं शेयर नहीं करूंगा। ब्लॉकचेन बहुत फ्लेक्सिबल होती है, ब्लॉकचेन को तुम हर तरीके से यूज कर सकते हो। बट वो एनजीओ चाहे ना तो वो प्राइवेट कर सकता है। प्राइवेट एनजीओ है भाई, तुमको प्राइवेसी की क्या जरूरत है? मैं तो बस ये देखना चाह रहा हूँ कि जो मैंने पैसे दिए हैं वो कहाँ तक गए हैं, इस चीज की ट्रांसपेरेंसी तुम रखो। और ये ट्रांसपेरेंसी तुम केवल ब्लॉकचेन के साथ रख सकते हो, क्योंकि बैंक अकाउंट में तो वो बोल देगा भाई कि मैं अपना बैंक अकाउंट का बैंक अकाउंट को पब्लिक तो नहीं कर सकता कि सब आके मेरी ट्रांजेक्शन देखें। बट सिंस यहाँ पे ये सिस्टम है, ये सिस्टम अवेलेबल है, ये बाय चांस आता है। देखो ऐसा नहीं है कि एनजीओ के लिए बनाया गया है, ब्लॉकचेन में ये एनजीओ के लिए नहीं बनाया गया है, ये ब्लॉकचेन में आता ही बाय चांस है। मैं आगे समझाऊंगा क्यों। तो तुम यहाँ कह सकते हो कि मैं उसी एनजीओ को पैसे दूंगा जो कि ये ट्रांसपेरेंसी रख रहा है अपने सॉफ्टवेयर पे, अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे ये ट्रांसपेरेंसी रख रहा है कि मुझे पता है मेरे पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। गॉट इट? तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन देता है या नहीं देता? और अगर जो वाकई हर एक इंसान ट्रस्ट पे डोनेशन देने लगे तो इट कैन रियली ट्रांसफॉर्म अ कंट्री। तो एक बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन यहाँ से निकल कर आ गया, एक छोटे से उसके कैरेक्टरिस्टिक से। तो ये हो गया तुम्हारे वॉलेट्स। अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ व्हाट इज ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन की सबसे ज्यादा क्लोज डेफिनेशन है, ब्लॉकचेन इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव इम्यूटेबल लेजर विच इज कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट। इसका मतलब ये होता है कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड, मैंने रेड मार्क किया है यहाँ पे वर्ड्स को, डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब पता क्या होता है? कोई बताना क्या चाहेगा हुआ? डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है? नया कोई? सोनिया जी ना? ये लोग शाही बहुत है क्या?
डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या होता है बताओ कोई एक जल्दी से, कोई नया जो अभी तक जिसने वॉलंटियर नहीं किया हो। हाँ उपासना बोलो। उपासना डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब जो बटा हुआ हो। बहुत सिंपल सी बात है, तुम लोग पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे डिस्कशन में? तुम लोग को पार्टिसिपेट करना चाहिए, तब जाके ज़्यादा क्लियरेंस आएगा। अगर जो हर एक इंसान एक एक बार पार्टिसिपेट करता है छोटी चीज़ों में, तो तुम्हारा इंटरेक्शन ज़्यादा होगा और इंटरेस्ट में तुम्हें ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। तो जी हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर मतलब जो बटा हुआ हो, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में। बटा हुआ कैसे? ओवर नंबर ऑफ सिस्टम्स एंड नॉट सेंट्रलाइज ऑन अ सिंगल वन। एब्सोल्युटली राइट लीला। एक्चुअली ऐसा ही होता है। जो तुम्हारे सेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं, तुमने सुना होगा कि फेसबुक है, अब फेसबुक का एक सर्वर हाउस होगा, चाहे वो कैलिफोर्निया में हो या हॉलैंड में हो, कहीं भी हो, एक सर्वर हाउस होगा। अब वो फेसबुक क्या करेगा, अपना सारा डिटेल, सारा डेटा ना वहां पे जाके स्टोर करेगा। सेम विद गूगल, अमेजन एंड एवरी वेब टू कंपनी। तो वो अपने सर्वर पे सीधे स्टोर करेगा। इवन नासा जैसी कंपनीज, नासा जैसी कॉर्पोरेशंस भी सर्वर पे स्टोर करते हैं। तुमने सुना होगा नासा का हैक होना, कि नासा हैक हो गया। नासा हैक नहीं होता, नासा का सर्वर हैक होता है, जहाँ वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। तो हर एक चीज़ के सर्वर होते हैं। हमारे डिफेंस में चीज़ों में सर्वर में रखी रहती है डिफेंस की सारी इंफॉर्मेशन। पेंटागन में सर्वर्स होते हैं बहुत सारे, CIA के सर्वर्स होते हैं, FBI के सर्वर्स होते हैं। तो हाँ, हर जगह प्राइवेट सर्वर्स होते हैं। इन सर्वर्स को इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं। जब ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं सर्वर पे ना, तो कुछ नहीं करना होता है हैकर को, बस उस सर्वर की फायरवॉल सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रीच करना होता है, और वो सर्वर से सारी इन्फॉर्मेशन रिटेन कर सकता है। कितने बार ऐसे तुमने न्यूज़ सुनी होगी कि एक फलाने ऐप का सर्वर हैक हो गया और इतने सारे लोगों का डेटा डार्क नेट में बिक गया। सुना होगा तुमने, बहुत सारे ऐप्स ऐसे डेली हैक होते रहते हैं, उनका डेटा उठा के बेच दिया जाता है। वो डेटा किसका होता है? हमारा होता है, उन ऐप का नहीं होता। हमारा डेटा जो वो कलेक्ट करके रखते हैं वही होता है। तो ये सेंट्रलाइज सिस्टम का एग्जांपल हो गया। तो डिसेंट्रलाइज में क्या होता है? इसमें क्या होता है, इसमें सर्वर नहीं होते, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, बटा हुआ है। बटा हुआ कैसे? कि अगर जो तुम एक ब्लॉकचेन नेटवर्क का पार्ट हो, जैसे कि मान लो हम 47 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, हम 47 स्टूडेंट्स एक ब्लॉकचेन नेटवर्क का पार्ट है, तो मतलब हम हर 47 स्टूडेंट्स में उस ब्लॉकचेन की इंफॉर्मेशन, जो भी उस ब्लॉकचेन में सेव होगा ना, वो सारी चीजें हम हर 47 के पास होंगी। ये चीज मैं तुमको आगे भी समझाऊंगा। तो हम सब एक तरीके से छोटे छोटे सर्वर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन सेव होगी ना, वो किसी एक पर्टिकुलर जगह सेव नहीं होगी, हम सबके कंप्यूटर में सेव होगी। इसका मतलब ये है कि अगर जो उसको किसी चीज सर्वर से कोई इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करनी है, तो ही हैज टू हैक ऑल द 47 कंप्यूटर्स, ताकि वो सर्वर से इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर सके। बट इसके साथ एक कैच ये आता है कि एक ब्लॉकचेन नेटवर्क, पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क में मिलियंस ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं एट अ टाइम, और हर बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट हो रहे होते हैं, डिस्कनेक्ट हो रहे होते हैं टाइम के साथ साथ, हर एक सेकंड, हर एक मिनट में। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड। इम्यूटेबल मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंट का मतलब समझ में आ गया होगा, बहुत ट्रांसपेरेंट है। मैं तुमको समझाऊंगा क्यों ट्रांसपेरेंट है। कोई भी इंसान जाके देख सकता है कि पब्लिक की, इस पब्लिक की ने इस पब्लिक की को कितनी ट्रांजेक्शन की है रियल टाइम पे। मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा उस चीज को। मैं एक बार सर्च करता हूँ क्या होता है। वो ट्रांसपेरेंसी आ गई, मैं इसके आगे तुमको शो करके दिखा दूंगा। और इम्यूटेबल मतलब होता है जो चीज़ बदली ना जा सके, एक बार लिख गई तो बदली ना जा सके। एक बार तुमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई ट्रांजेक्शन लिख के डाल दी है, फॉर एग्जांपल मुझे और उपासना को कोई ट्रांजेक्शन करनी है, और मैंने ब्लॉकचेन में ये लिख के डाल दिया कि द मोमेंट उपासना विल गिव मी दिस पर्टिकुलर NFT, द मोमेंट उपासना विल सेंड मी दिस पर्टिकुलर NFT, in the same moment one bitcoin will be transferred from my account to उपासना's account। ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जिसको हम कोड करके लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ये बताओ। इतनी कोडिंग तो अभी तक आ गई होगी ना, कि इफ एल्स का काम है। इफ उपासना सेंड्स दिस NFT टू श्रेयस, देन श्रेयस के अकाउंट से ऑटोमेटिकली 1 BTC कट के उपासना के इसमें चले जाए। इसी चीज को कोड के फॉर्म में लिखना इज द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना, और कुछ नहीं है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बनते हैं। तो गाइस, एक बार अगर ये चीज लिख के चली गई ब्लॉकचेन के अंदर, तो ये फिर होके रहेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस चीज को कोई हटा नहीं सकता, इस चीज को कोई जाकर
1 बीटीसी से 2 बीटीसी नहीं कर सकता या 0.5 बीटीसी नहीं कर सकता। वो एक बार लिख गई तो लिख गई। अब उसके बाद वो पूरा ब्लॉक है ना, वो पूरा ब्लॉक ही हटेगा या वहीं पे स्टोर रहेगा, कचरा जाएगा वो। अगर जो मान लो वो चीज़ बाद में पता चला कि काम की नहीं है, तो फिर उस चीज़ को हटा मिटा नहीं सकते, फिर तुम नई कोडिंग करो, मतलब कि नया ब्लॉक में स्टोर करो चीज़ें। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये था कि एक बार लिख गया कि उपासना ने मुझे या मैंने उपासना को 1 बीटीसी की ट्रांजेक्शन की है, तो फिर वो चीज़ कोई छुपा नहीं सकता, कभी नहीं छुपा सकता। इस चीज़ का मैं तुम्हें बहुत लाइव एग्जांपल दूंगा। जैसे मेरा कहने का पॉइंट, आप एक बार आखिरी बार तुमको समझाता हूँ क्या है। अगर जो कोई भी इंफॉर्मेशन एक बार ब्लॉक में सेव हो गई, तो वो इंफॉर्मेशन हट या चेंज नहीं हो सकती, ना हट सकती है ना चेंज हो सकती है। ये बात समझ में आ गई सबको? किसी को नहीं आई हो? चाहे वो इंफॉर्मेशन कुछ भी हो। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए फरीदाबाद पुलिस ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर ब्लॉकचेन इंटीग्रेट कर दी। इसका मतलब ये है कि जब मैं तुम्हें फरीदाबाद पुलिस की वेबसाइट दिखाऊंगा तो उसमें तुमको कुछ अलग नहीं दिखेगा, बट ये चीज़ तुम ऑफिशियली वेरीफाई कर लेना। मैं ऑफिशियली वेरीफाई करके तुमको जरूर नहीं दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें, पर तुम खुद से कर लेना ऑफिशियली वेरीफाई। बट फरीदाबाद पुलिस स्टेशन की जो वेबसाइट है ना, ये हरियाणा पुलिस की क्यों खुल रही है? शिट। इसमें कहाँ है? मुझे फॉर्म क्यों नहीं मिल रहा वाला? इसमें एक फॉर्म था, तुम्हें दिल्ली पुलिस के तो देखे होगी ना, एफआईआर वो कैसे करते हैं। एफआईआर फाइल करते हैं, ई एफआईआर फाइल करते हैं। आजकल क्या सिस्टम है कि हर वो ई एफआईआर फाइल करते हैं। तो जो फरीदाबाद पुलिस स्टेशन है, मुझे वेबसाइट नहीं मिल रही अभी, नहीं तो मैं तुमको दिखाता। उसमें जो तुम ई एफआईआर फाइल करते हो ना, तो एक सिंपल सा फॉर्म होता है, उसको भर दो, तुम्हारी एफआईआर फाइल हो गई। पर जो एफआईआर सेव होती है वो होती है ब्लॉकचेन पे सेव। कहाँ होती है? ब्लॉकचेन में सेव होती है। इसका मतलब ये है कि एक बार जो एफआईआर फाइल हो गई, वो एफआईआर अब नहीं हट सकती। तो अगर जो किसी को वो एफआईआर हटवानी है जाके, तो वो दूसरे ब्लॉक में सेव होगा एक नई एफआईआर कि इसने इस ब्लॉक की एफआईआर वापस ले ली है। क्या कर ली है? वापस ले ली है। ठीक है, अब ये बताओ ऐसा क्यों किया फरीदाबाद पुलिस ने? क्यों ब्लॉकचेन का यूज किया? जल्दी से कोई एक आके इसका मुझे वो बताओ, प्रैक्टिकल यूज बताओ। टाइम मत वेस्ट करना, तुम लोग का ही वेस्ट होगा, इसलिए कोई एक आ जाओ और नया बंदा। जय, यस सर। तुम बताओ क्यों यूज किया होगा फरीदाबाद पुलिस ने ब्लॉकचेन को? क्योंकि सर बहुत ट्रांसपेरेंट है इसलिए। ट्रांसपेरेंसी क्यों चाहिए उनको? प्रियांशु तुमने कई बार आंसर दे दिया है। भाविका तुम बताओ। उपासना ने भी दे इन दिया। केस भाविका, अगर कोई इलीगल तरीके से हटवाना चाहता है एफआईआर तो वो पता चल जाएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। तुमने पता है यूपी हरियाणा, नॉट जस्ट यूपी हरियाणा, इनफैक्ट कंट्री के हर एक पार्ट में, बट हाँ मोस्टली यूपी हरियाणा बहुत फेमस होते हैं कि जब तुम अपनी एफआईआर लिखवाते हो तो लोग पैसे देके पुलिस को एफआईआर फड़वा देते हैं। तो उन्होंने लाया उसका कॉन्सेप्ट कि हम नेट पे रखेंगे। जब वो नेट पे रखते थे ना, तो जो टेक्नीशियन होता था ना, वो डेटाबेस से जाके तुम्हारी एफआईआर डिलीट कर देता था। और किसी को कभी पता भी नहीं चलता कि इस पर्टिकुलर चीज की एफआईआर लिखी गई है। अब तुम जब जाओगे तो कोई ट्रेसेस नहीं मिलेंगे कि तुम्हारी एफआईआर कहाँ गई। तो ये बहुत ही लीगल एक्टिविटीज होती थी इस तरीके से। बस पैसे का खेल था, तुम टेक्नीशियन को पैसे दे दो और वो चेंज कर देता था। तो मेरा पॉइंट यहाँ पर यही है कि ये सारी चीजें ना हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही ना हो, इसलिए लोग एफआईआर का यूज करते हैं। तो ये बात समझ में आई कितना अच्छा यूज था, एक यूज केस था, और ये एक्चुअली में हमारी कंट्री में यूज हो रहा है। फरीदाबाद पुलिस स्टेशन आज को यूज कर रहा है, कल को कोई और करेगा, कुछ विद इन ईयर्स पूरे पुलिस स्टेशन करेंगे। और करने चाहिए, सब एग्री करते हैं इस चीज से, करने चाहिए। नहीं, अगर ये सारी चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे तो ऐसी लीगल एक्टिविटीज़ होती रहेंगी। तो सोसाइटी रिफॉर्म करने में ये भी एक बहुत वो होगी। ठीक है, अब मैं तुमको बताऊंगा व्हाट इज़ ब्लॉकचेन। तो फालतू एग्जांपल्स नहीं दूंगा, बेसिकली बस ये बोलना चाहूँगा मैं
कि तुम किसी शॉप में कुछ लेने जाते हो और उस शॉप से पर्टिकुलर चीज़ खरीदी तुमने और तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुमने उधारी कर दी, उधारी कर सकते हो, कर दी। वो क्या करेगा, अपने खाता बुक में एक खाता बुक में तुम्हारा लिख लेगा कि हाँ मैंने श्रेयस को 50 रुपए का उधार दिया है, अभी 50 रुपए का सामान दिया है, कल को वो 50 को 100 कर सकता है। तो ये सारी चीजें ना हो, इसलिए एक खाता बुक जैसे ही काम करता है ये ब्लॉक क्या काम करता है, ब्लॉक ट्रांजेक्शन को स्टोर करता है। खाता बुक क्या करती है, ट्रांजेक्शन लिखते हैं ना कि श्रेयस के 50 रुपए बचे हैं, भाविका के 10 रुपए बचे हैं, जय के 15 रुपए बचे हैं, ये सारी तरीके की एक डेटा मेंटेन करता है, ट्रांजेक्शन मेंटेन करता है। लेकिन यही ब्लॉक भी करता है कि किसके कितने बचे हैं, डन, किसी कितने बचे हैं। तो ब्लॉकचेन कुछ नहीं, मतलब बेसिकली ये है कि ब्लॉक्स में क्या होता है कि ट्रांजेक्शन स्टोर होती है, ट्रांजेक्शन स्टोर हो गई और बहुत सारी ट्रांजेक्शन स्टोर हो गई तो ब्लॉक्स की चेन बन गई, उन्हीं को हम कह देते हैं ब्लॉकचेन। तो जनरली ट्रांजेक्शन स्टोर होती है, ट्रांजेक्शन पैसे की हो सकती है, एनएफटीज की हो सकती है, किसी पर्टिकुलर आइटम्स की हो सकती है, या कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन तुम स्टोर कर सकते हो। बेसिकली तुम इन्फॉर्मेशन डालते हो ब्लॉक्स के अंदर, तो और उसी ब्लॉक्स की चेन को कहते हैं ब्लॉकचेन, बहुत सिंपल साफ सुंदर अक्षरों में। और ब्लॉकचेन की मैंने तुमको कैरेक्टरिस्टिक बता दी, एक बार जो इन्फॉर्मेशन चली गई चेंज नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, किसी भी हालत में नहीं हो सकती। और दूसरी चीज़ ये है कि डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कि पूरे नेटवर्क में बटी होती है ब्लॉकचेन, और ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब कि कोई भी देख सकता है, पब्लिक ब्लॉकचेन ट्रांसपेरेंट होती है। तो किस तरीके से होती है मैं दिखाता हूँ। जनरली ये काम मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स में होता है, बट मैं तुम्हें 5 कंप्यूटर का एग्जांपल देकर सिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये 5 कंप्यूटर्स हैं और इसमें देखो ये 4, ये जो दिख रही है ना 4 ग्रे कलर की, ये तुम्हारी ब्लॉकचेन है, ये तुम्हारी ब्लॉकचेन है, 4 ये ग्रे कलर वाली। तो इन सबके पास ये ब्लॉकचेन की एक कॉपी होगी, ब्लॉकचेन एज इट इज नहीं होगी, ब्लॉकचेन की कॉपी होगी, इन्फॉर्मेशन होगी कि ये ब्लॉकचेन में ये डेटा ऑलरेडी है, तो उस चीज की कॉपी होगी। अभी मान लो इस वाले कंप्यूटर को क्या हुआ, इस वाले कंप्यूटर ने कोई इन्फॉर्मेशन डाली और इसने क्या कहा कि एक नया ब्लॉक ऐड किया पूरी ब्लॉकचेन में, किया, कर सकता है, ऐसी तो ब्लॉकचेन चलती है, उसने नया ब्लॉक ऐड किया। अब ये बताओ, इसने नया ब्लॉक ऐड कर दिया, इसने नया ब्लॉक ऐड कर दिया, ऐसे करते करते क्योस हो जाएगा, सारी ब्लॉकचेन नेटवर्क से अलग अलग हो जाएंगी। मतलब कि एक ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर जितने नोट्स आते हैं, नोट्स मतलब जो कंप्यूटर्स आते हैं, वो तो उनके पास फिर अलग कॉपी आ जाएगी ब्लॉकचेन की। ये ना हो इसलिए क्या होता है कि इसने ऐड किया, इसके बाद ये इन बाकी कंप्यूटर्स को बताएगा, इसको बताएगा इससे कनेक्टेड कौन है, इसको बताएगा इससे कनेक्टेड कौन है, इसको, इससे कनेक्टेड कौन है, इसको, इन 3 कंप्यूटर्स को बोलेगा कि भाई साहब मैंने एक ब्लॉक ऐड किया है, तो ये ब्लॉक तुम लोग ऐड कर लो। अब ये बताओ, ये बिना वेरीफाई करे थोड़ी ना ऐड कर लेंगे ब्लॉक, नहीं ना, बिना वेरीफाई करे नहीं ऐड कर सकते ना। ये आएंगे, ये वेरीफाई करेंगे पहले कि इसे ऐड करना है नहीं करना, और ये ऐड कर लेंगे अपने में। बहुत सिंपल सी बात, वेरीफाई करेंगे कि ये ब्लॉक लीगल है या नहीं है, ब्लॉक में कहीं वायरस वगैरह तो नहीं है, ब्लॉक एक्चुअली में वैलिडेट हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बाद ये वेरीफाई करके अपने में स्टोर कर लेंगे। तो इन 3 में पहले स्टोर होगी 1 2 3, पहले इन 3 में स्टोर होगी, फिर ये 3 बोलेंगे इस कंप्यूटर को कि भाई साहब ये ब्लॉक हमारे पास है, इसको चुपचाप अपने पास रख लो, ये इसको वैलिडेट करेगा सही है नहीं है और अपने पास सेव करके रख लेगा। तो जो ये काम होता है, ये ब्लॉक जनरेशन का वो काम होता था माइनर्स का। मैं तुम्हें कल के मतलब अगले वर्कशॉप में समझाऊंगा माइनिंग और स्टेकिंग क्या होती है। ये बहुत सिंपल सी बात थी, समझ गए, ब्लॉक हो गई हो। व्हाट इज पीयर टू पीयर नेटवर्क, पीयर टू पीयर नेटवर्क के लिए मैंने तुम्हें समझा दूं सेंट्रलाइज नेटवर्क क्या होते हैं। एक सर्वर होता है और बहुत सारे क्लाइंट्स उस सर्वर से जुड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल ये फेसबुक का सर्वर है, इंस्टाग्राम का सर्वर है, और इस सर्वर में सारी इन्फॉर्मेशन सेव है। ये सारे क्लाइंट्स हैं, ये बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं इंस्टाग्राम के। कल को हमने यहाँ पे इंस्टाग्राम से बोला कि भाई साहब एक रिक्वेस्ट की कि भाई साहब मेरे को एक रील दिखा दो, तो उन्होंने रील दिखाई, रील दिखाएंगे मतलब हम रिक्वेस्ट डालेंगे तो क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करेंगे। हमने बोला भाई साहब रील दिखा दो, तुमको रील दिखाएंगे, ऐसी बात हो गई। हमने कहा भाई साहब डीएम करना है तो वो डीएम करवा देंगे, इतनी सिंपल सी बात है। ये चलता है सेंट्रलाइज सिस्टम, ऐसे वर्क करता है। तो हर बार हमें उनके सर्वर से रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है, बैकएंड में सारे काम होते रहते हैं बेसिकली। तुमको यूआई के कारण बहुत ईजी होती है सारी चीजें। तो ये फाइल के साथ तुमको रिस्पॉन्ड कर देंगे। अभी बताओ कल को कोई हैकर आया और इस सर्वर को हैक कर लिया, सर्वर को हैक कर लिया, सारी इन्फॉर्मेशन लेके चला गया, तुम डरे के डरे रह गए, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन बिक गई, पता नहीं क्या क्या चला गया। तो ये होती है सेंट्रलाइज सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है कि इस तरीके से होता है कि यही सेम कॉपी हर उसमें होती है, हर एक नोड में होती है,
तो कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, मतलब हैकर का जो हैक करने आएगा एक ही नोड हैक कर ली हैकर ने, है ना। ये तो मैंने तुमको बता ही दिया, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूटेबिलिटी एंड, इतना समझ में आ गया सबको कि नहीं आया? पहले होगा जितना मैंने अभी तक समझाया, फिर मैं नया कॉन्सेप्ट समझाऊं। इतना समझ में आया सबको या नहीं आया? फिर मैं नया कॉन्सेप्ट समझाऊं जल्दी से तुम्हें। कोमल पूछो यस सर। क्वेश्चन। लाइक जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है फॉर एडिंग अ ब्लॉक इन अ ब्लॉकचेन, उस लाइक वो कैसे होता है? ये मैं तुम्हें कल के वर्कशॉप में, मतलब नेक्स्ट वर्कशॉप में सिखाऊंगा कैसे होता है उसका, कि ब्लॉक्स कैसे ऐड करते हैं, वो कल की वर्कशॉप में। तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ और बताता हूँ तुम्हें इम्यूटेबिलिटी रिकवरी ऑफ डेटा। ये कहानी की तरह भी सुन लोगे ना, तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। इम्यूटेबिलिटी क्या होती है? चलो तुम लोगों को क्या दिक्कत थी कि भैया आप कैसे कह सकते हैं कि कोई चीज़ हैक क्यों नहीं, 10-10 भैया आप कैसे कह सकते हैं कोई चीज़ की हैक नहीं हो सकती? ठीक है, आजकल तो हर चीज़ हैकेबल है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो मैं तुमको बताऊंगा कि हैक कर सके तुम क्या कर लोगे। चलो फॉर एग्जांपल, एक कोई हैकर है, वो ए के पास आया, देखो एक बार में एक कंप्यूटर हैक करेगा, है ना। एक हैकर है तो एक कंप्यूटर हैक करेगा, मिलियन से कंप्यूटर हैक नहीं करेगा। तो वो ए के पास आया, और ए की ये वाली नोड है ना, जो ये वाली नोड जो मैं तुमको दिखा रहा हूँ, जो रेड हो गई है, जो रेड हो गई है, इसको हैक कर लिया, ठीक है। अब ये बताओ, कोई एक वॉलंटियर करो, जल्दी से एक वॉलंटियर करो, कोई नया नया जो बोल सकता हूँ। सिंपल सा है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा मैं तुमसे। उपासना, चलो तुम बताओ। उपासना ये बताओ कि मैंने ए ने अगर जो ये नोड हैक कर ली, अब ए इस नोड को हैक करके क्या क्या कर सकता है, जल्दी बताओ। मैं हिंट दे देता हूँ, 2 चीजें कर सकते हैं। इसका डेटा दे सकता है, इसका डेटाबेस क्या? इसका डेटा दे सकता है, आवाज क्लियर नहीं है तुम्हारी उपासना। इसका डेटाबेस क्या कर सकते हैं? इसका डेटा लिया जा सकता है, इसका डेटा लिया जा सकता है, राइट। हाँ, और दूसरी चीज क्या कर सकता है? इस जुड़े ओके ओके, आई गॉट इट। तो मैं इसको फिर से समझा देता हूँ फॉर्मुलेट करके। जरा जरा क्या करेगा, डेटा ले लेगा। अच्छा, ये तुमको आई गेस नहीं समझ में आया वंशिका, तो तुम कल का वीडियो जब लोगे तुम्हें समझ में आएगा मैंने यहाँ पे क्या बोला। पर अभी अभी ऊपर से समझ लो कि ऐसा होता है, पर ऐसा कैसे होता है तुमको कल वाला तुम वीडियो लोगे तो तुम्हें समझ में आएगा ऐसा क्यों होता है। पर ऐसा होता है, तुम समझ जाओगे। हाँ, तुम समझ जाओगे अभी कि क्या होता है ऐसा। अब ये डेटा ले लेगा। मैंने तुमको क्या बताया था कल के उसमें इन्फॉर्मेशन में कि डेटा SHA-256 हैशिंग एल्गोरिथम से इंक्रिप्टेड होता है। इसका मतलब इंक्रिप्टेड डेटा उसके किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो इंक्रिप्टेड डेटा को लेके पीछे बैकट्रेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो ले भी लेगा डेटा तो कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, पब्लिक ब्लॉकचेन्स ना ऐसे डेटा को ना ओपनली एक्सेस करके देती है, ओपन एक्सेस देती है कि जाओ तुम जाके पढ़ लो, जाओ जो करना कर लो, ऐसी वाली बात मैं तुमको दिखाऊंगा भी लाइव कि कैसे देती है। वो अपने ब्लॉग्स की डेटा ना ऐसे ओपनली बांटती है कि तुम जाके देख लो कि मेरे ब्लॉग में कहाँ क्या क्या स्टोर हो रहा है, क्योंकि वो सारे डेटा इंक्रिप्टेड होते हैं, तुम पढ़ नहीं सकते कभी भी, ना कोई भी नहीं पढ़ सकता। तो ये हो गई। और दूसरी चीज क्या कर सकता है कि हैकर को खुन्नस आई है, हैकर ने क्या किया, हैकर ने जाके डेटा के साथ छेड़खानी कर दी। अब ये बताओ कि ब्लॉकचेन आपस में प्रीवियस हैश वाली चीज किसको किसको नहीं पता थी अभी तक समझ में नहीं आई है, प्रीवियस हैश वाली जो मैंने कल समझाई थी। इसको मैं ऊपर से भी बता देता हूँ क्या होता है यहाँ पे। ये ब्लॉकचेन का नेटवर्क हैक हो गया, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया। मैंने कल तुमको दिखाया था लाइव ये चीज करके कि थोड़ा सा चेंज अगर जो करोगे तो इसका मतलब इस ब्लॉक का पूरा डेटा चेंज हो जाएगा चेंज कि नहीं हो जाएगा, पूरा हैश चेंज हो जाएगा ब्लॉक का, क्योंकि पूरा हैश किसका वो होता है। कल मैंने तुमको लाइव दिखाया था कि श्रेयस में एक डॉट एक्स्ट्रा ऐड किया था और पूरा इंक्रिप्शन का जो कोड होता है ना, हैश कोड होता है, वो पूरा का पूरा चेंज हो गया था। तो सिमिलरली अगर जो डेटा में कोई भी चेंजेस करता है खुन्नस में आके कि तुम्हारा डेटा चेंज कर दे, तो पूरा का पूरा ब्लॉक्स का हैश चेंज हो जाएगा। अब जब ये हैश अगले वाले हैश के साथ मैच करेंगे तो ये पता चल जाएगा इसको कि ये सारी चीजें इस ब्लॉक का कोड इससे मैच नहीं कर रहा, मतलब इस ब्लॉक में कोई छेड़खानी की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे ये रिट्रीव कैसे करेगा, अब ये ए है ना। अब ए को पता चल गया कि भाई साहब मेरे ब्लॉक के साथ छेड़खानी हो गई है, तो क्या करेगा, जाएगा कहेगा सी ई बी इन सबसे बात करेगा, कहेगा मेरे ब्लॉक में छेड़खानी हो गई, काम करो
मुझे अपनी कॉपीज दे दो ब्लॉकचेन की अपडेटेड वाली, और मैं अपनी ये कॉपी हटा देता हूँ। तो इसका मतलब क्या हो गया, रिकवरी ऑफ डेटा, कि तुम्हारा डेटा सेक्रीफाइस हो चुका है, बट द हेल्प विद सेक्रीफाइस मैं उस चीज को रिटेन कर लूंगा। ये बात हो गई एक पर्टिकुलर नोड की। तो इसके लिए एक सिंपल सा तरीका ये है, ये चीजें वर्क कैसे करती है, मेजॉरिटी वर्क करती है कि मेजॉरिटी जो ब्लॉकचेन होगी उसको एक्सेप्टेंस मिलेगी। ये सारी चीजों को कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, अभी तक का तुम्हारा पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया कि डिस्ट्रीब्यूटेड P2P नेटवर्क क्या होती है, भी क्लियर हो गया। तो तुम्हें समझ में आया। दूसरी चीज हैकर क्या कर सकते हैं, हद डेटा चेंज करना, डेटा रिट्रीव करना, दो ही चीज कर सकते हैं, इससे तीसरी चीज कोई कर नहीं सकता। वो कोई भी हैकर तीसरी चीज कुछ कर नहीं सकता। तो ठीक है, अब मैं तुम सेट करता हूँ। डेटा स्कैन के सेट खोला, तुम्हारा वो वर्कशॉप और ऑलमोस्ट ओवर है, बस मुझे 2-3 मिनट दे दो, एक चीज मैं तुम्हें इलस्ट्रेट करके दिखा दूं। अच्छा भाई, ठीक है, ये देखो दिखा रहा है, ये इथेरियम की ब्लॉकचेन है तुम्हारे सामने, लाइव ब्लॉकचेन है, सबको दिख रहा है ना, ये लाइव ब्लॉकचेन है। 12 सेकंड पहले ये नंबर, ये ब्लॉक नंबर है, इस ब्लॉक नंबर पे 129 ट्रांजेक्शन हुए हैं इस नाम से, ये इस नाम से 178 ट्रांजेक्शन हुए 12 सेकंड पहले। तो इसी टाइम पे इतने ट्रांजेक्शन हुए इसके, तुम इस ट्रांजेक्शन को देख सकते हो, इस नाम से हुए हैं, तुम इस ट्रांजेक्शन को खोल के देख सकते हो। अब इस ब्लॉक को खोलोगे, इस ब्लॉक में तुम्हें जो डेटा स्टोर है ना वो दिख जाएगा। जैसे कि ये दिखेगा प्रॉपरली, यहाँ पे तुमको दिखेगा कि ब्लॉक रिवॉर्ड कितना मिला, किसको मिला, डिफिकल्टी क्या थी, ये बहुत सारी चीजें हैं, गैस कितनी यूज हुई, गैस लिमिट क्या रखी थी इन्होंने, ये सब चीजें मैं तुमको आगे सिखा रहा हूँ, तुम्हें पता चल जाएंगी। कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल है, जितना भी तक समझ में आया ना ये समझ में आ जाए। इस ब्लॉक के अंदर ये ट्रांजेक्शन हुई थी, इस पब्लिक नंबर ने इस पब्लिक नंबर को ट्रांजेक्शन की है, कितने की है ये भी दिखा देगा। ये देखो, इस वैल्यू मतलब इतने ईथर की ट्रांजेक्शन हुई है 12 सेकंड पहले, इस नेम से इस नंबर को। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पब्लिकली इतना अलाउ करती है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे उठकर ये आता है कि भैया आपने तो कह दिया कि पब्लिकली एक्सेसिबल है, तो ऐसे तो लीक हो रहा है ना डेटा हमारा, हम सेफ कैसे हैं, हमारा डेटा तो दुनिया देख पा रही है, राइट और रॉन्ग। मेरा कहने का मतलब है कि इथेरियम के ब्लॉक में कुछ भी सेव हो रहा है वो कोई भी देख सक रहा है, इसका मतलब कि मैं तो सिक्योर नहीं हूँ, तुम सिक्योर हो, क्योंकि ये चीज नहीं पता कि बिल्डर 0x69.eth है कौन। जब तक तुम खुद से नहीं बताते कि मैं हूं, तब तक ये पता नहीं चलता, बस ये बताता है कि ट्रांजेक्शन हुई है। इसी तरीके से तुम ट्रैक कर सकते हो अपने पैसे, अपनी चीजें, पर तुम ये नहीं पता लगा सकते कि ये है कौन जब तक तुम ये बताते नहीं कि मैं हूँ। तो ये सारी बातें तो लाइव मैंने तुमको दिखा दिया। अभी किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। अभी मीटिंग भी ऑफिशियली एंड हो गई है, तुम लोग पूछ सकते हो। जो हैकर ने हैक किया था, एक कंप्यूटर को हैक किया था, उसका ब्लॉकचेन को किया था, तो उसके बाद जो वो कॉपीज किसकी लेगा, जो उसने चेंज कर दिया था क्या होगा, डेटा चेंज, कॉपीज किसकी क्या होगा लेगा नहीं वो? समझ में कि क्या किसकी लेगा। आपने बोला ना कि वो कॉपीज लेगा, कि जब हैकर ने उसका डाटा की कॉपीज, कर दी थी वो हैशिंग। कॉपीज लेगा,
वो वाली कॉपीज एक्सेप्ट करेगा जो कि 51% ऑफ द नोट्स समझ में आता है आप लोग को? नोट्स हर कंप्यूटर 51% ऑफ द नोट्स जो कॉपी फॉलो कर रहे हैं मेजोरिटी, वो वाली कॉपी लेगा। मतलब बिटकॉइन, इथेरियम, टेजोस में 51% का रूल है, कई ब्लॉकचेन है जिसमें 75% का रूल है। डिपेंड करता है कि ब्लॉकचेन की एल्गोरिथम कैसी है उस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन की। और कॉपी लेने के बाद हैकर कुछ नहीं कर पाएगा? फिर से हैक करेगा, वो फिर से कॉपी ले लेगा। बेसिकली हैकर क्या ही कर सकता है, जो इन्फॉर्मेशन लेगा उसकी किसी यूज की नहीं है, और जो चेंजेस करेगा, तो कितने चेंजेस करेगा हैकर? वो चेंजेस करेगा, वो बार बार कॉपी लेता जाएगा। तो फिर उसे डेटा शो नहीं होगा? डेटा क्या नहीं शो होगा? जो वो चेंज कर रहा है, तो मतलब यही प्रोसेस चलता जाएगा और वो बंद कर देगा, तो ये सिक्योर हुआ? हाँ सिक्योर हो, क्योंकि एक नोड चेंज हो रही है। वंशिका माइंड इट, एक नोड नहीं होती ब्लॉकचेन के अंदर। ब्लॉकचेन के अंदर होती है मिलियंस ऑफ नोड्स। व्हाट इट? तो ये ठीक है एक नोड को श्रेयस। हैक कर, ये एक नोड को हैक कर रहा है, लाइक एक कंप्यूटर को हैक कर रहे हैं। ये पूरे सर्वर को हैक नहीं कर रहा। ये मिलियंस ऑफ नोड्स एक जगह पर नहीं होती, ये मिलियंस ऑफ नोड ऑल ओवर द वर्ल्ड बटी होती है, रीजन वाइज बटी होती है नोड्स। तो ये नोट्स जो होती हैं वो एक, मान लो कि वो दिल्ली में बैठे हुए किसी एक नोट को हैक कर रहे हैं, दिल्ली के नोट को। दिल्ली में मान लो 10,000 नोट्स हैं, तो 10,000 में से वो 5,000 नोट्स हैक कर लिया उसने, और 5,000 नोट्स को हैक करके चेंज कर लिया। इतना कर सकते हैं, अच्छा 5,000 कंप्यूटर हैक कर सकते हैं एक बार में, बहुत सारे हैकर्स मिलके। तो उन्होंने 5,000 कंप्यूटर हैक कर लिए और उनको रन कर दिया। अच्छा, बाकी के बचे 1-1.5 करोड़ या 20-30 लाख कंप्यूटर्स का क्या? जो 5,000 सेक्रीफाइस हुए ना, वो वहां से उठा लेंगे, वो नोट्स वहां से उठा लेगी दोबारा से। और नोट्स को पता कैसे चलेगा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। तो ऐसे ये मैकेनिज्म काम करता है। और कोई भी हैकर इतना बेवकूफ नहीं होगा कि अपना इतना दिमाग यूज करके, इतना ज़्यादा इंटेंसिवली अटैक करके 5,000 नोट्स को हैक करता जाएगा बार बार, क्योंकि एक बार हैक करना इज नॉट इजी। वंशिका माइंड इट, तुमको पता है किसी एक नोट को हैक करना एक बार इजी नहीं होता। वो बार बार कैसे हैक करेगा, और बार बार हैक करते करते वो जाएगा, कितनी मेहनत करेगा यूजलेस चीज की। एक टाइम पे वो भी एग्जॉस्ट होगा, और हर एक हैकिंग अटेम्प्ट में पैसे लगते हैं, काफी पैसे खर्च होते हैं। तो प्रैक्टिकली इस चीज का वो नहीं है, सेंस नहीं बनता। इसलिए मैंने कहा कि थ्योरेटिकली ब्लॉकचेन को हैक किया जा सकता है, ब्लॉकचेन में मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं, पर प्रैक्टिकली इस चीज की पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर तुम 51% ब्लॉकचेन को हैक कर लो, है ना, बिटकॉइन के उसको 51% हैक कर लो कंप्यूटर्स को, तो फिर तुम अपनी नोट को तुम लगा सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये 51% बिटकॉइन हैक कर लो, फिर तुम यूज कर सकते हो, तुमको जो चेंजेस करना चाहे कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी की बात मानी जाएगी, चाहे तुम्हारा गलत ही क्यों ना हो। हालांकि उसके बाद भी बिटकॉइन में बहुत सारी फायर बेस्ड सिस्टम्स है, उसके बाद भी बिटकॉइन की एल्गोरिदम अलाउ ही नहीं करेगी कि तुम कुछ गलत ट्रांजेक्शन लिखो अनटिल अनलेस तुम उसको वेरीफाई वैलिडेट नहीं करते, जो तुम अगले उसमें सीखोगे। तो उसके बाद भी उसको इतनी प्रॉब्लम्स हैं। एक बार तुम अपने बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके 51% बिटकॉइंस को हैक भी कर सकते हो, पर अगेन उसकी एल्गोरिथम सपोर्ट ही नहीं करेगी, वो पिछले टाइम स्टैम्प पे जाके रिफ्रेश कर देगी पूरे ब्लॉकचेन नेटवर्क। तो बहुत लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी लगी होती है ब्लॉकचेन नेटवर्क में, इसीलिए इट इज अनहैकेबल प्रैक्टिकली। साक्षी, योर क्वेश्चन। सर मुझे वो क्रिप्टो वॉलेट में कितना अमाउंट रहता है वो कैसे पता करते हैं UTX वगैरह से, वो समझ नहीं आया। देखो क्रिप्टो वॉलेट बहुत सिंपल सा है, बस मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने, रुचि ने, प्रियांशु ने, अर्जुन ने तुम्हें कुछ कुछ पैसे दिए, तो तुम्हारे अकाउंट में वो सेव रहेगा कि मेरे दिए हुए पैसे कौन से हैं, रुचि के दिए हुए पैसे कौन से हैं, प्रियांशु के कौन से, अर्जुन के कौन से हैं। जब तुम उन पैसों को खर्च करोगी, तो तुम ये चीज तुम पता लगा पाओगी, और मैं पता लगा पाऊंगा, बेसिकली तुम पता लगा पाओगी कि तुम मेरे वाले पैसे खर्च कर रही हो, रुचि वाले कर रही हो, प्रियांशु वाले कर रही हो, अर्जुन वाले कर रही हो। बट ओवरऑल जो अमाउंट होगा वो तुम्हें एज इट इज एक्यूमुलेट करके दिखाएगा ओवरऑल। और जो खर्चा होगा ना बैकएंड में, जो खर्चा होगा ना, वो ये तो मेरा वाला होगा, या रुचि वाला होगा, या मेरा रुचि का मिला के होगा, मेरा प्रियांशु का मिला के होगा, मेरा अर्जुन का मिला के, ये चारों का मिला के, डिपेंड करता है कि कौन सी ट्रांजेक्शन है। तो वो होगा ऐसे बैकएंड में, ठीक है। बट तुम्हारे बैंक अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हारे बैंक अकाउंट में सारे पैसे आके मिल जाते हैं इकट्ठे, और उस फाइल से उठाया जाता है पैसा ऐसे करके। तो ये डिफरेंस था एक। और कोई क्वेश्चन क्लियर हो गया साक्षी? यस सर।
और कोई क्वेश्चन गाइस? महक, प्रखर, तारन। ये जो हम मतलब जो ब्लॉकचेन वगैरह में ट्रांजैक्शन सेव होती है, तो इसमें मतलब हम लोग इतनी जैसे बहुत ज़्यादा स्टोरेज यूज़ नहीं होती होगी, मतलब कि बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते होंगे, तो ये थोड़ा मतलब इन थ्योरी मतलब ये प्रैक्टिकल कैसे हो पाता है ये? वेरी नाइस, तुमने बहुत अच्छी बात करी। तुमने कहा कि जो ट्रांजैक्शन सेव होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती, ठीक है। गॉट इट। पहली चीज़, जो ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शंस होती है, ट्रांजैक्शन स्टोर करने में कितना ही वो जाता है ये बताओ? बहुत कम जाता है। दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ तुमको, ये जो ब्लॉक चैट होती है ना, नोट्स होते हैं ना, नोट्स होते हैं बेसिकली माइनर्स या यूजर्स, इनके पास ब्लॉकचेन की कॉपी होती है। तुम ये बताओ, ओरिजिनल ब्लॉकचेन और ओरिजिनल ब्लॉकचेन की कॉपी में बहुत डिफरेंस होता है। लाइक ओरिजिनल ब्लॉकचेन बहुत बड़े साइज की होगी, बट उसकी एक कॉपी जो है ना, वो बहुत छोटी होगी, बहुत कॉम्पैक्ट, जो तुम्हारा बहुत मिनिमल स्पेस लेगी। दूसरी चीज, तुम्हारे पास बस ओरिजिनल फॉर्म में वही ब्लॉक होगा जो ब्लॉक तुमने खुद से माइन करके अटैच किया है। गॉट इट? तो जब बाकी लोगों के पास जाएगा तो वो उस ब्लॉक को ऐड करेंगे, उस ब्लॉक की कॉपी ऐड करेंगे अपने ब्लॉकचेन की कॉपी में, अपने ब्लॉकचेन की कॉपी में उस ब्लॉक की कॉपी ऐड करेंगे। इट जस्ट की वो इन्फॉर्मेशन होती है एज इट कॉपी इज ब्लॉकचेन। मतलब कॉपी इन द सेंस मतलब एक टाइप का रेफरेंस जा रहा है, मतलब एक्चुअली एग्जैक्टली। रेफरेंस, एग्जैक्टली ब्लॉकचेन नहीं जा रही, रेफरेंस जा रहे हैं। और इतनी बड़ी ब्लॉकचेन जिसमें मिलियंस ऑफ ब्लॉक्स, लाइक देखो मिलियंस ऑफ नोट्स हैं, तो ब्लॉक्स तो ट्रिलियंस में होंगे या जिलियंस में होंगे, ऐसा कह सकते हो तुम। इतने नहीं होते एक्चुअली। ब्लॉक नंबर मैंने तुमको दिखाया कि 17 समथिंग ब्लॉक था वो। तो मेरा कहने का पॉइंट ये है कि ब्लॉक्स तो बहुत सारे होंगे। जब ये ब्लॉक्स बहुत सारे होते हैं तो मैं क्या कहना चाह रहा था, इन पूरे ब्लॉक्स थोड़ी ना स्टोर होते हैं, हर एक नोड में पूरे ब्लॉक नहीं स्टोर होते हैं। उस ब्लॉक का रेफरेंस कॉपी स्टोर होती है, जस्ट टू मेक श्योर कि ओरिजिनल ब्लॉकचेन थी क्या। एज इट इज पूरी ब्लॉकचेन स्टोर नहीं होती। और तुम्हारे हर एक सिस्टम को, वो छोटे छोटे सिस्टम के छोटे छोटे स्टोरेज को यूज करेगी, अपने स्टोरेज के फॉर्म में, अपने सर्वर के फॉर्म में यूज करेगा। लेकिन मतलब जैसे हाँ बोलो। हाँ मतलब ठीक है, आ गया समझ। आ गया ना? इट्स थैंक लाइक यू। हम 32 लोग हैं, तुम्हारे इसमें कुछ स्टोर किया, तुम्हारे इसमें तुम्हारा स्टोर किया, कशिश किसमें कशिश का स्टोर किया, महक किसमें महक का स्टोर किया, और तुम सबके पास ओरिजिनल की एक कॉपी है, दैट्स ऑल। और इसके आगे देखो, तुम थोड़ा डीप में जाओगे यार, बहुत कॉन्सेप्ट होते हैं। ये जो कॉपीज होती है ना, एक टाइम पे ये पाइल अप होके कॉपी ही इतनी बड़े डेटा क्रिएट कर देती है कि उसको स्टोर करना मुश्किल हो जाता है हमारे इसमें। तुम्हारा डाउट बहुत जेन्युइन है। तुम्हारा डाउट जो तुम्हें मैं समझ में आ गया कि तुम कह रहे हो कि कॉपीज भी एक टाइम पे जाके रेफरेंसेस ही, आखिरकार लिंक्स ही तुम सेव करते जाओगे, तो लिंक्स जाके बहुत हेक्टिक हो जाएगा एक टाइम के बाद। राइट? बहुत सही बात है। इसके लिए ब्लॉकचेन्स यूज करती है एरिया वाइज ट्रेडिंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग। ये तुमको जानबूझ के नहीं पढ़ा है क्योंकि डीप का कॉन्सेप्ट था। मैं एक्चुअली पूरा पढ़ाने लगूंगा ना तो बहुत टाइम निकल जाएगा, इसलिए पढ़ा था। तो शेडिंग का यूज करते हैं। शेडिंग क्या करता है कि जैसे इंडिया रीजन का एक अलग ब्लॉकचेन काट के दे देगी। लाइक ओरिजिनल ब्लॉकचेन अगर जो पूरी लेंथ की है तो उसका 1/4 काट के इंडिया रीजन में दे दिया, तो हम 1/4 ब्लॉकचेन की कॉपी रखेंगे। मतलब हम कॉपी भी ओरिजिनल ब्लॉकचेन की पूरी नहीं रखेंगे, 1/4 ही रखेंगे। फिर एक हो गया यूरोप रीजन, यूरोप रीजन को 1/4 दे दिया। एक हो गया अमेरिकन रीजन, अमेरिकन रीजन को 1/4 दे दिया। एक हो गया ऑस्ट्रेलियन एंटार्क्टिकन एंड अफ्रीकन रीजन, उसको 1/4 दे दिया। ऐसे 4 हिस्सों में ब्लॉकचेन को तोड़ दिया। अब वो एक अपने पर्टिकुलर हिस्से में ब्लॉक्स ऐड कर रहे होंगे, इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे होंगे, और एट द एंड जाकर जब उसको रेफरेंस के थ्रू जोड़ेंगे हम, तो पूरी ब्लॉकचेन कंप्लीट हो जाएगी। तो शेडिंग का कॉन्सेप्ट होता है, बट तुम लोग के लिए समझने की जरूरत नहीं है इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि तुम्हारे काम ये नहीं आएगा। ठीक है। और मतलब एक छोटा सा डाउट और आया मुझे, मतलब ये जो आप बता रहे थे उसी में ही, मतलब आपने बोला कि जैसे कॉपीज जो स्टोर होती है वो पूरी मतलब वो छोटा सा एक मतलब पूरी इतनी स्टोरेज नहीं लेती जितना ओरिजिनल लेती है, राइट? हाँ एक्चुअली उसके कंपैरेटिव बहुत कम, बहुत कम। लाइक ओरिजिनल फाइल अगर जो 1 GB लेती है तो कॉपी केबीस में लेती है, ऐसा। मतलब कॉपी से मतलब हम लोग पूरा, अगर हम लोग को कॉपी से अगर हम लोगों को डेटा रिट्रीव करना होता है तो वो मतलब पहले वो ओरिजिनल पे जाता है, ऐसा कुछ होता है मतलब जहाँ नहीं से नहीं, डेटा रिट्रीव करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि डेटा है क्या, एक्चुअली डेटा था क्या यहाँ पर, वो कॉपी से पता चल जाता है। देखो मैं तुमको ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा अभी क्लियर कर दे रहा हूँ। ओरिजिनल ब्लॉकचेन क्या होती है कि ब्लॉकचेन में जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्चुअली स्टोर कहाँ पर हो रही है। अब हम यहाँ पे 27 लोग बचे, 27 लोगों के पास 27 लोग कनेक्टेड हैं। ब्लॉकचेन के 10 ब्लॉक मेरे कंप्यूटर में सेव हैं, 10 ब्लॉक अभिषेक भाल से के, 10 नैन्सी, 10 ज्योतिन, 10 प्रखर,
मानवेंद्र, ऐसे करके 10-10 ब्लॉक सेव है, 270 ब्लॉक्स हमारे पे हैं। पर मेरे पास 10 ब्लॉक के अलावा 260 ब्लॉक्स की कॉपी है, रेफरेंस है। तो मुझे पता होगा कि उन 260 ब्लॉक्स में है क्या। तो मेरे इसमें अगर जो कोई हैकर ने अटैक किया, तो मेरी ओरिजिनल फाइल, ये ओरिजिनल 10 ब्लॉक्स और बाकी 260 ब्लॉक्स में चेंजेस कर सकता है वो। मेरी कॉपीज में चेंज कर सकते हैं, मेरे ओरिजिनल ब्लॉक में चेंज कर सकते हैं। मेरे में जो भी चेंजेस आएंगे, मैं जाके कहूंगा भाई सत्येंद्र के पास गया, बोला कि मेरे में हैक हो गया है, तुम मेक श्योर करो कि मेजोरिटी क्या चल रही है आजकल, और बताओ कि ओरिजिनल कॉपी क्या थी। अब सत्येंद्र ने अपनी कॉपी मुझे फॉरवर्ड कर दी और मैंने उसको अपने इसमें रख लिया। अब इसको इस तरीके से समझो, जो 10 ब्लॉक मेरे हैं, उस 10 ब्लॉक की कॉपी कशिश, महक, तारंग, अर्चना इन सब के पास होगी, पर मेरे पास ओरिजिनल 10 ब्लॉक मेरे कंप्यूटर में सेव होगी। और ऐसी अर्चना के 10 ब्लॉक अर्चना के इसमें कंप्यूटर में सेव होंगे, पर बाकी लोगों के पास इनकी कॉपीज होंगी। डिफरेंसेस बस 2 मिनट खत्म। तो ये होता है एक्चुअली में। समझ अब क्लियर हुआ तारंग? हाँ, थैंक यू। यू वेलकम। किसी को कोई डाउट और हो तो बता दो। किसी को कोई डाउट और है? जिसको डाउट नहीं वो लीव कर सकता है। मीटिंग ऑफिशियली एंड हो गई है। डाउट हो तो आप रुक के पूछ सकते हैं, बाकी लोग लीव कर सकते हैं। Thank you, sir. यू वेलकम। ठीक है, मैं भी लीव करता हूँ।